नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 परीक्षा केंद्रों पर कल होगी पीसीएस की परीक्षा। डीएम ने मजिस्ट्रेटों को चाक चौबंद व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। 6144 अभ्यर्थी रायबरेली में देंगे परीक्षा। 2 पालियों में होगी पीसीएस की परीक्षा। 15 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। तो 15 परीक्षा केंद्रों पर कल पीसीएस की परीक्षा होनी है। डीएम ने मजिस्ट्रेटों को चाक चौबंद व्यवस्था रखने के तमाम दिशा निर्देश दे दिए हैं। 6144 अभ्यर्थी रायबरेली में परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। 2 पालियों में पीसीएस की परीक्षा आयोजित की गई है। 6000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 15 परीक्षा केंद्रों पर कल पीसीएस की परीक्षा होनी है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तो चाक चौबंद व्यवस्था रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने मजिस्ट्रेटों को चाक चौबंद व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। 6144 अभ्यर्थी रायबरेली में परीक्षा देंगे। 2 पालियों में ये परीक्षा होनी है और कल से पीसीएस परीक्षा का आयोजन होगा। वहीं अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव में अब जनप्रतिनिधियों की लगेगी ड्यूटी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगठन को दी है समन्वय की जिम्मेदारी। सीएम योगी ने मंडल अध्यक्ष प्रभारी से लिया है फीडबैक। प्रभारी बनाए गए हैं। 6 मंत्रियों ने सौंपी अब तक की रिपोर्ट। तो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड पर है। मिल्कीपुर उपचुनाव में अब जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगठन को ये समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम योगी ने मंडल अध्यक्ष प्रभारी से फीडबैक भी लिया है। प्रभारी बनाए गए हैं। 6 मंत्रियों ने सौंपी है अब तक की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे हुए हैं और किस तरीके से बीजेपी अब मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपनी रणनीति सेट करेगी, देखना बेहद अहम होगा। तो अयोध्या से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मिल्कीपुर उपचुनाव में अब जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगठन को समन्वय की जिम्मेदारी भी सौंपी है। सीएम योगी ने मंडल अध्यक्ष और प्रभारी से फीडबैक भी लिया है। प्रभारी बनाए गए हैं। 6 मंत्रियों ने अब तक रिपोर्ट सौंपी है। और जिस तरीके से 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अब उसका टारगेट मिल्कीपुर सीट है। अयोध्या की ये मिल्कीपुर सीट बेहद दिलचस्प। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब कहा है कि जनप्रतिनिधियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। उपचुनाव को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अयोध्या की मिल्कीपुर सीट कहीं न कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम है। बीजेपी के लिए यह सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि लल्लू सिंह को लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने हरा दिया था। कहीं न कहीं बीजेपी बढ़ रही थी। और समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट इसलिए भी अहम है कि समाजवादी पार्टी मैसेज देना चाहती है और समाजवादी पार्टी का जोश लोकसभा चुनाव में स्थिति आई था कि अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को यहाँ से हरा दिया था, क्योंकि रामनगरी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच काफी टक्कर थी। और जिस तरह से राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने एक शेयर बनाया आसिफ, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। तो मिल्कीपुर उपचुनाव में अब जनप्रतिनिधियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगठन को समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी है। तो सीएम योगी ने मंडल अध्यक्ष प्रभारी से फीडबैक लिया है। प्रभारी बनाए गए हैं। 6 मंत्रियों ने अब तक की रिपोर्ट भी सौंपी है। तो मिल्कीपुर सीट भाजपा के लिए नाक और साख का सवाल है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मिल्कीपुर सीट के लिए, मिल्कीपुर के उपचुनाव के लिए अब भाजपा क्या कुछ रणनीति तैयार करती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, मिल्कीपुर सीट अयोध्या में भले ही लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट भाजपा हार गई हो, लेकिन मिल्कीपुर सीट के लिए वो तमाम रणनीति तैयार करती हुई नजर आ रही है। इस बार क्या कुछ खास समीकरण बैठाएगी बीजेपी?
देखिए सुरती, मिशन मिल्कीपुर को हरी झंडी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है और अयोध्या की यह मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा भी है और वहीं समाजवादी पार्टी की भी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा में अवधेश प्रसाद ने बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को हरा दिया था। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ गई थी और लोकसभा चुनाव परिणाम से समाजवादी पार्टी का जोश पूरी तरह से हाई दिख रहा था। लेकिन उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया, सिर्फ 2 ही सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में आई। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव में जिस तरह से टेंशन थी बीजेपी की और उपचुनाव परिणाम के बाद बीजेपी का जोश पूरी तरह से हाई दिख रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर सीट की कमान अपने हाथों में ले रखी है। यहाँ पर जो है पूरा जो है फार्मूला तैयार हो गया है। मंत्रियों की फौज मिल्कीपुर में डटी रहेगी। कार्यकर्ताओं से फीडबैक यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद लिया और साथ ही साथ यह निर्देश दिया कि सभी नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से एक्टिव रहें और साथ ही साथ परोपकार के भी काम बीजेपी के नेता और मंत्री करें। यहाँ पर रामनगरी में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, उन्हें ठंड से बचाने का जो है उपाय करें। तो कहीं ना कहीं रामनगरी को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में श्री राम मंदिर को लेकर बीजेपी एक्टिव थी, इस बार भी उपचुनाव में श्री राम मंदिर का जिक्र करते हुए बीजेपी अपना परचम लहराने की कोशिश करेगी। और यानी कि अब जनता के बीच उसके जनप्रतिनिधि जाएंगे। लेकिन अब सवाल यही है आसिफ, क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव में अब जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, इसके पीछे बीजेपी की वो खास रणनीति क्या है? देखिए सुरती, बीजेपी मिल्कीपुर सीट हर हाल में जीतना चाहती है, क्योंकि अगर मिल्कीपुर सीट पर हार मिली बीजेपी प्रत्याशी को तो इसका मैसेज भी बहुत दूर तक लग जाएगा और यह काफी अहम सीट है। जिस तरह से यहाँ पर अवधेश प्रसाद के बेटे को सपा ने प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं अभी फिलहाल बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, लेकिन यहाँ पर चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं और खुद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। यहाँ पर संगठन मजबूत किया जा रहा है। 6 मंत्रियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है और साथ ही साथ जनता से संवाद स्थापित करने का निर्देश भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों, नेताओं और संगठन के लोगों को दिया है। और यह निर्देश इसलिए भी दिया जा रहा है कि यहाँ पर जीत नहीं बल्कि महाजीत होनी चाहिए बीजेपी की। और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब यहाँ पर एक ऐसा मास्टर प्लान, ऐसा फार्मूला तैयार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को यहाँ मास्टर प्लान तैयार करती हुई भाजपा तो नजर आ रही है। महाजीत की ये तैयारी है, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा सिर्फ कि महाजीत मिल पाती है या फिर नहीं। लेकिन अब सवाल यही है, क्योंकि प्रभारी बनाए गए 6 मंत्रियों ने अब तक की रिपोर्ट सौंपी है, इस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे हुए? देखिए सुरती, जो रिपोर्ट सौंपी गई है, सूत्रों का यह दावा है कि यहाँ पर जो है जो सरकारी योजनाएं हैं, हालांकि सरकारी योजना का लाभ मिल्कीपुर के लोगों को पूरी तरह से मिल रहा है, यह भी रिपोर्ट सौंपी गई है। कौन नेता, कैसा नेता कहीं अंदर से नाराज नहीं है, इसको लेकर भी एक फीडबैक यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। और क्या क्या योजनाएं और क्या क्या वायदे यहाँ करने हैं, इसको लेकर भी जो है फीडबैक सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया है। और मंत्रियों ने जिस तरह से फीडबैक तैयार किया है मिल्कीपुर में प्रवास के दौरान, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले से ही भले ही चुनाव की तिथि नहीं घोषित हुई थी, लेकिन उपचुनाव के दौरान ही बीजेपी ने मिल्कीपुर सीट पर अपनी पूरी सक्रियता बढ़ा दी थी। कहीं से कोई खामियां न रह जाए और कहीं भी कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सीट की कमान खुद अपने हाथों में ले रखी
और समय समय पर अपने मंत्रियों और संगठन को दिशा निर्देश भी देते रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भाजपा मिल्कीपुर सीट के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार करती है। आप बने रहिए आसिफ हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो मिल्कीपुर सीट के लिए बीजेपी अब तैयार हो चुकी है, अपनी जीत की महा तैयारी करती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर अब 6 प्रभारियों ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है। खबरों बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा अंबेडकर अपमान को लेकर प्रदेश भर में करेगी प्रदर्शन। जिलेवार प्रदर्शन को लेकर सपा ने खास रणनीति भी बनाई है। सपा प्रमुख अखिलेश के निर्देश पर होगा प्रदर्शन। तो अंबेडकर को लेकर सियासत तेज है और अब ऐसे में जिले भर में समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। देश भर में समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। इसका नेतृत्व अखिलेश यादव करेंगे। इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। आसिफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, अब अंबेडकर वाली सियासत हो रही है। एक तरफ अमित शाह का वो बयान जिस पर वो सफाई दे रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अब अंबेडकर के अपमान को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। क्या कुछ तैयारी की जा रही है? अंबेडकर अपमान को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन जारी है। और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था जिसे विपक्षी दल विवादित बता रहा है, उसको लेकर पूरी तरह से प्रदर्शन जारी है। आज समाजवादी पार्टी यूपी में हर जिलों में प्रदर्शन करेगी और साथ ही साथ यह मांग करेगी कि गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और उन्हें मंत्री पद से यानी कि गृह मंत्री पद से हटाया जाए। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने बेहद और अहम रणनीति बनाई है। और जिस तरह से चाहे यूपी विधानसभा में हंगामा हो अंबेडकर अपमान को लेकर या फिर सड़क पर प्रदर्शन, बेहद आक्रामक तरीके से अंबेडकर के अपमान को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खास निर्देश दिया है कि चाहे जो भी हो जाए अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिलों जिलों में प्रदर्शन किया जाए। और सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी जलाया जा सकता है। फिलहाल अंबेडकर अपमान को लेकर सियासी पारा पूरी तरह से हाई हो चला है और जिस तरह से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का अपमान समाजवादी पार्टी नहीं सहेगी, तो कहीं न कहीं यह राजनीतिक टिप्पणी भी कही जा सकती है। क्योंकि आने वाले समय में यानी 2027 में चुनाव होने हैं, 27 के चुनाव के रण की तैयारी अंबेडकर के जरिए भी की जा रही है। क्योंकि दलित वोट बैंक बात करें तो दलितों का वोट बैंक काफी मात्रा में है। इसे अपने अपने पाले में करने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जोश में दिखाई दे रही है। और इन सब के बीच तरह से बसपा प्रमुख मायावती टेंशन भी बड़ी नजर आ रही है अंबेडकर अपमान के प्रदर्शन को लेकर। तो टेंशन इससे बड़ी है कि अगर दलितों का वोट बैंक फिर से 27 में समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की तरफ चला जाता है तो उनकी नैया और भी डूब जाएगी। और यही वजह रही कि पिछले दिनों बसपा चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह कहा कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और जो उनके सहयोगी दल है सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर के नाम पर स्वांग रख रहे हैं, दलितों का हक मार रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से एक बड़ी तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदर्शन की खुली छूट अपनी भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है क्योंकि प्रदर्शन को लेकर हमने देखा कांग्रेस के द्वारा जब प्रदर्शन किया जा रहा था तो पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर थी और अब समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है?
देखिए श्रुति, अगर कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो पूरी तरह से राजधानी लखनऊ का कांग्रेस कार्यालय छावनी में तब्दील हो चला था और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो विधानसभा का घेराव करने की मंशा पाल रहे थे वो आप पहुंच नहीं पाए। यहाँ तक कि कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक अहम रणनीति बनाई है। आज प्रदर्शन की, आज वह विधानसभा का घेराव नहीं करेंगे बल्कि समाजवादी पार्टी के मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से भारी संख्या में जुटने की अपील समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। भले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस प्रदर्शन का हिस्सा न बने, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि बड़े जोरदार तरीके से अम्बेडकर अपमान को लेकर प्रदर्शन किया जाए और इसकी रणनीति सपा प्रमुख अखिलेश यादव भले ही इसका हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन अब निर्देश दिया गया है आसिफ कि अंबेडकर के अपमान को लेकर समाजवादी पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी और प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, जिसको लेकर प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। अंबेडकर के अपमान को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। वही कानपुर से एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां एक वर्दी वालों की भी सुनवाई नहीं कर रहे। पुलिस कर्मी की बेटी के साथ क्षेत्र के दबंग 2 वर्षों से लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं। पीड़ित लगातार थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पीड़ित पुलिसकर्मी का आरोप है कि दबंग ने न केवल बेटी के साथ स्कूल से घर लौटते वक्त छेड़छाड़ करते हैं, बल्कि उसे इस्लाम कबूल करने के लिए भी कहते हैं। आरोपी उसे मलिका बनाकर रखने की बात करते हैं। पीड़ित ने हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई है। आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। डीसीपी महिला अपराध का कहना है कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी जांच कराई जाएगी। आकर के ये बताया कि थाने गए थे, कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि जांच में है मामला और आदेश कर दिया गया। थाना पे सही पुष्टि हो रही थी, एफआईआर के लिए आदेश कर दिया गया। और एक मामले क्योंकि थोड़ा सा गहराई की जांच की जरूरत थी, तो इसको एसीपी हमारी बेटी को नवाब अली और समर इसका दोनों मिल करके डेली 17 अक्टूबर के बाद 18-19 अक्टूबर के बाद से डेली हमारी बेटी के स्कूल से पीछा करते करते हमारे घर तक छोड़ने जाते थे। और हमारी बेटी से ये कहते हैं कि हमारे धर्म में आ जाओ, आपको अच्छे खुश से रखेंगे और हमारे साथ निकाह कर लेना और तुमको अच्छे से अच्छे पुण्य मिलेगा। हमारे मुस्लिम धर्म में बहुत से ऐसे हैं कि पुण्य तुमको जन्नत में जाओगे आप। हमारी बेटी डेली छोड़ता सर साहब क्या है, तो यह आश्वासन नहीं मिला तुम्हारी रोड लिखी जाएगी। बस चकेरी थाने का मामला है। हम पुलिस विभाग में हैं, यहाँ 37 में थे, अब 37 से यहाँ ट्रांसफर होकर के 32 में हो गया, लखनऊ में हो गया साहब। इन्हीं की वजह से नहीं, इसी नवाब अली ने सब हमारे यहाँ लफड़ा किया। तो बहुत कुछ कहा आपने, विभाग में कहा, हमारे विभाग ने बहुत कोशिश किया हमारी कि मतलब हो जाए, सही हो जाए, लेकिन हमारे विभाग की भी नहीं हो पाई साहब। उसी नवाब अली की सब कुछ हो रहा चल रहा। कानपुर को जिस तरीके से जिहाद की प्रयोगशाला बनाने का काम इन जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, उसी के तहत आज फिर लव जिहाद का बम एक तरीके से कहा जाए तो कानपुर में फूटा है। जिस तरीके से देखा जाए, एक हिंदू बहन जो दलित है, वो माइनर है, वो आप लगभग 1 साल से उसको परेशान किया जा रहा था। वो स्कूल जब अपने घर जा रही थी तो जिहादी अपना गैंग बनाकर उसके पीछे जाते थे, उसको परेशान करते थे, उसके घर पे कूदने का काम करते थे। और दुर्भाग्य का यह विषय है कि उसके पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस विभाग में तैनात है, फिर भी अगर वह 1 साल से परेशान हो रहे हैं, उसका मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह एक चिंता करने का विषय है। दूसरा मामला, एक लड़की जिसको अपना नाम एक जिहादी जो अपना नाम छोटू बताता है और छोटू बताकर उससे दोस्ती करता है। दोस्ती करने के बाद उसको 4 साल अपने प्रभाव में रखता है और जब शादी की बात आती है तो कहता है कि जब धर्म बदलोगे या 5 लाख रुपए मुझको दोगे, जिसका रिकॉर्डिंग है उसके पास, तब हम शादी करेंगे, जिसका रिकॉर्डिंग है। जब उसकी जानकारी हमारे पास आई तो वह इससे पहले थाने पर भी गई और थाने पर जब गई तो इस कानपुर में जो इस जिहाद को बड़ी तरीके से ऑपरेट कर रहा था, ऐसा एक एसपी उसके दबाव में आकर
उसका समझौता लिखाया गया और समझौता लिखाने के बाद उसको वापस घर भेज दिया गया और उन जिहादियों को संरक्षण देने का काम किया गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कानपुर में किसी भी प्रकार के किसी भी जिहादी को कोई भी संरक्षण नहीं मिलेगा। जिहादी चाहे ज़मीन में गड़ जाए चाहे आसमान में चला जाए, हम उसको खोद के निकाल के उसको जहां पहुंचाना है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। इन जिहादियों को, इन धर्मांतरण गैंग की कब्र हम कानपुर में खोदने का काम करेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला कानपुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ है ये पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी? देखिए श्रुति, बिल्कुल बता दूं कि कानपुर में हर दिन एक नया लव जिहाद का जिन देखने को मिलता है। और इस बार एक छात्रा, जो माइनर छात्रा है, वह स्कूल से जब घर आती है और स्कूल जाती है तो कानपुर क्षेत्र के ही रहने वाले कुछ ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लगातार उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और प्रयास करते हैं कि वह इस्लाम धर्म कबूल करे और इसके लिए लगातार उसको प्रेरित किया जाता है। जब इस पूरी घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने परिजनों को दी तो परिजन लगातार थानों के चक्कर लगाते रहे, किसी तरह से FIR दर्ज हो, दबंगों के खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिले। लेकिन कानपुर पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है कि आखिर दबंगों को संरक्षण क्यों दे रही है। इस तरीके का जो लव जिहाद का मामला है, सरकार तो सख्त है, लेकिन कानपुर पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनको संरक्षण दिया जा रहा है और लगातार उन पर कार्रवाई जब नहीं हुई, FIR दर्ज नहीं हुआ, तो पीड़ित पिता ने जो है हिंदूवादी संगठनों का सहारा लिया और उनके माध्यम से पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे, जहाँ पर ADCP अमिता सिंह है, महिला सुरक्षा में तैनात है। उनको जब उन्हें शिकायत दी जाती है और वो बोलती है कि जांच की जाएगी, जांच के बाद मामला, तो आखिर 2 वर्षों तक जब पुलिस लगातार शिकायत कर रहा था तब किस तरीके से जांच की गई और जब एक बार फिर से जांच का हवाला दिया गया तो हिंदूवादी संगठन के जो नेता है, जो जनप्रतिनिधि हैं, एक तरीके से कृष्णा जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जांच की अगर बात की जाएगी तो एक ACP पर भी इस तरीके का मामला सामने आया और जब पुलिस ने उनको मौका दिया तो उन्हें हाईकोर्ट से स्टे मिल गया, अरेस्टिंग स्टे मिल गया। और अगर इसी तरीके से जांच इसमें भी की जाएगी तो दबंग लगातार खुलेआम फूटते बाहर रहेंगे और पीड़िता को कहीं ना कहीं खतरा बना रहेगा। तो देखना यह होगा कि जिस तरीके से एक के बाद एक नए मामले सामने आते जा रहे हैं। लेकिन गौरव, सवाल यही है क्योंकि ये 2 साल से चला आ रहा है, कई बार जो युवती के पिता है वो पुलिस विभाग में भी है और बेहद दिलचस्प है ये मामला क्योंकि पुलिस विभाग में जो इंसान है उसकी बेटी के साथ ऐसी हरकत की जा रही है। तो आप सोचिए कि आम जनता कितनी त्रस्त होगी, आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा वहां पर, क्या कैसी ये लॉ एंड ऑर्डर है वहां पर? देखिए श्रुति, कानून व्यवस्था जो है कानपुर पुलिस पर सीधा सवाल इस वजह से भी है क्योंकि इससे पहले जब IIT की छात्रा के साथ एक ACP पद पर तैनात एक पुलिस अधिकारी उसके साथ जब यौन शोषण करता है और एक पुलिस वाला है उसकी बेटी के साथ लगातार जो है एक विशेष समुदाय के लोग छेड़छाड़ करते हैं और उसे मुस्लिम धर्म अपनाने की बात करते हैं, तो सवाल तो पुलिस पर इस वजह से भी बनता है क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो इस वक्त कानपुर पुलिस पर को ही सीधा हिट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन सवाल ये भी है गौरव कि 2 साल से लगातार पीड़ित पिता थाने के चक्कर काट रहे थे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसकी कोई खास वजह है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पीड़िता के पिता ने साफ बताया है कि दबंग जो है पर्चे सुधारी है, दबंग है और यही वजह है कि कानपुर पुलिस उनके सामने नतमस्तक है और पीड़ित पिता लगातार 2 वर्षों से न्याय की गुहार लगा रहा है और जब उसकी कोई सुनने वाला नहीं लगा तब उन्होंने एक संगठन का सहारा लिया और उनके माध्यम से पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत की है। लेकिन रवैया वही है, जवाब वही है कि जांच की जाएगी। और एक ठीक मामला कानपुर से और भी सामने आया जिसमें वो अपना मुस्लिम व्यक्ति खुद का नाम बदल करके उससे दोस्ती करता है और अब उसे मुस्लिम धर्म से अब अपनाने की बात करता है और वो कहता है कि शादी तभी होगी जब आप इस्लाम धर्म कबूल करोगी और ऐसे में 5 लाख रुपए दहेज भी लेकर के आओगी। तो जिस तरीके से दहेज को लेकर के सवाल खड़े होते हैं और इस इस्लाम धर्म में अपनाने की बात आती है, लव जिहाद का मामला आता है, धर्म परिवर्तन का बात आता है, तो तमाम ऐसे मामले हैं जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कानपुर पुलिस कहीं ना कहीं अपना ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। आखिर वो चाहती क्या है? जब मोहसिन खान को अरेस्टिंग स्टे मिला तो जो IIT की छात्रा है उसने अपने बयानों में साफ तौर पर कहा है कि कानपुर पुलिस उनको संरक्षण देने का काम कर रही है और उन्हें अरेस्टिंग स्टे मिला है। अगर न्याय नहीं मिला तो पुलिस प्रशासन अब सवालों के कटघरे में है। गौरव, अब आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है पुलिस प्रशासन और कमिश्नर विभाग, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया गौरव आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कानपुर का ये पूरा मामला है जहां लव जिहाद की चपेट में 2 युवती आ गई है। 2 साल से पुलिस की जो बेटी है उसे परेशान किया जा रहा था। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।